प्रिय दर्शक और श्रोता, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है मेडिकल साइंस का एक विषय जिसे हाइपरटेंशन और उसकी परिणति कहा जाता है, अर्थात उच्च रक्तचाप और उसके परिणाम। अब सवाल उठता है, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन क्या है? हाइपर शब्द का अर्थ है अधिक या ज़्यादा, और टेंशन शब्द पुरुषा का अर्थ है दबाव यानी सनडना, रक्त का दबाव। इस रक्तचाप ने या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन जो भी कहें, इसे आप एक घातक बीमारी कह सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि कब हम मानेंगे कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी से अधिक है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी से अधिक है, तभी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन है। कई बार मरीज खुद आकर कहते हैं, सर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इलाज के लिए आया हूँ। अब इसमें एक और सवाल आता है, जैसा कि हमने कहा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर यानी प्रेशर के दो प्रकार होते हैं। मरीज आकर कहते हैं, सर मेरा ऊपर वाला प्रेशर कम नहीं होता, यानी उसका सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। फिर कोई मरीज आकर कहता है, सर मेरा प्रेशर है लेकिन नीचे वाला प्रेशर कम नहीं होता, यानी उसका डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है। कई लोग कहते हैं, सर मेरा तो प्रेशर है, ऊपर वाला भी ज़्यादा, नीचे वाला भी ज़्यादा, प्रेशर कम नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब हम प्रेशर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब सवाल है कि किन लोगों को प्रेशर हो रहा है। दुनिया भर में यह एक समस्या है। पूरी दुनिया में मरीज उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 50 मिलियन लोग प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। इन 50 मिलियन प्रेशर के मरीजों में ही एक दिलचस्प बात यह है कि 70% मरीज जानते हैं कि उन्हें प्रेशर है और इलाज कराना चाहिए, लेकिन 30% मरीजों को प्रेशर है फिर भी कोई लक्षण नहीं है, वे इलाज के लिए आते ही नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रेशर है? कभी कभी अचानक किसी मेडिकल चेकअप में पता चलता है कि उनका प्रेशर ज़्यादा है। तब पता चलता है कि उस व्यक्ति को भी प्रेशर है। लेकिन जिन मरीजों को कोई लक्षण नहीं है, उनके खुश होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जिनके लक्षण नहीं होते उन्हीं को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे इलाज नहीं करवा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अब आमतौर पर प्रेशर 25 से 55 साल की उम्र के लोगों में देखा जाता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि 25 साल से कम उम्र वालों को प्रेशर नहीं हो सकता। 25 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को भी प्रेशर हो सकता है। इस बारे में मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। फिर देखा गया है कि काले लोगों यानी हमारे बीच जो ब्लैक स्किन वाले हैं, उनमें प्रेशर की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और श्वेत या गोरी त्वचा वाले लोगों में प्रेशर की घटनाएं आमतौर पर कुछ कम होती हैं। अगर हम पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुषों में प्रेशर की घटनाएं महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती हैं। अब सवाल है कि अगर किसी को प्रेशर है तो वह कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? जो मेरे पास आएगा, जो डॉक्टर के पास आएगा, इसका मतलब है कि उसके कुछ लक्षण होंगे। जैसे इन तेज गेंदबाजों में मैनली भी शामिल है। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, सर कभी कभी सिर दर्द होता है, कोई कहता है कभी कभी गर्दन में कुछ होता है, कोई कहता है सर मुझे छाती में धड़कन महसूस होती है। पता नहीं क्यों, बस इसी टेबल पर बैठकर जब लोग बातें करते हैं तो वो बातें सहन नहीं होती। तभी आपको सोचना चाहिए, शायद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ये आमतौर पर ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षण हैं। और एक और समूह है जो कहता है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब वे रूटीन चेकअप करवाते हैं तो उनका प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। प्राथमिक या आवश्यक उच्च रक्तचाप
अर्थात जिन लोगों के प्रेशर का कारण अब तक पता नहीं चला है या पीछे का कारण निर्धारित करना संभव नहीं हुआ है, इसे हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है, और दूसरे समूह को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस मामले में मरीज को पहले हाइपरटेंशन नहीं था, लेकिन हाइपरटेंशन के कारण दबाव अधिक हो गया है, मतलब तो इसे द्वितीयक उच्च रक्तचाप कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि इस तो कोई लड़की गर्भवती है, कुछ गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर विकसित हो जाता है, इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन ले रही हैं, उनमें भी प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ दवाएं भी हैं जिन्हें लेने से प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स ग्रुप की दवाएं लेने से भी प्रेशर बढ़ सकता है, तो इन्हें हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहेंगे। कशिंग सिंड्रोम और फियोक्रोमोसाइटोमा ये दोनों एंडोक्राइन बीमारियां हैं। इन दोनों बीमारियों में भी प्रेशर बढ़ सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो इसे खोजने के लिए हमें कुछ बातें देखनी होंगी। क्या उसके माता पिता को भी प्रेशर था? अगर माता पिता को प्रेशर था तो उसके प्रेशर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या वह किसी तनावपूर्ण स्थिति में है, यानी क्या वह बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव में है? इससे भी थक प्रेशर से बढ़ सकता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा फैट है, वह मोटा हो गया है, काफ़ी मोटा हो गया है, तो उसका भी प्रेशर हो सकता है। तो वह एक चांस मेकर है। अगर वह नियमित रूप से धूम्रपान कर रहा है तो उससे भी प्रेशर हो सकता है। ये सभी आमतौर पर प्राइमरी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के समूह में आते हैं। तो अब हम प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो किसी और कारण से प्रेशर होता है उसे हमने पहले ही। सेकेंडरी प्रेशर कहाँ है? अब अगर प्रेशर हो ही गया है तो आप क्या करेंगे? तब आपकी समझदारी यही होगी कि नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। सलाह लेकर प्रेशर चेक करवाना होगा। अब जब आप प्रेशर चेक करवाने गए, दौड़कर डॉक्टर के चैम्बर में गए या 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़कर डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचकर प्रेशर माप लिया। प्रेशर मापने का भी एक तरीका होता है। प्रेशर मापने से पहले आपको मरीज को और डॉक्टर को, यानी मरीज और डॉक्टर दोनों को कम से कम 5 मिनट का समय देना चाहिए। उस व्यक्ति को कम 5 मिनट का आराम मिलना चाहिए। उसके बाद ही प्रेशर रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद देखा गया कि हाँ, प्रेशर ज़्यादा है, वह हाइपरटेंशन है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तब आपको सोचना होगा, डॉक्टर साहब को भी, आपको भी। उस समय कुछ जांच पड़ताल के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जांच पड़ताल क्यों करनी है? प्रेशर की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जांचें तो करनी ही होंगी। जैसे प्रेशर के मरीज को सबसे पहले एक ईसीजी करवाना चाहिए। ईसीजी से देखना होगा कि इस प्रेशर के कारण दिल में कोई समस्या शुरू हुई है या नहीं। दिल की समस्या में यहाँ देखा जाएगा कि रक्त संचार कम हो गया है। कम होने के कारण दिल में अंततः बीमारी पैदा होगी, हड़कंप लोग, जिसे हम खतरनाक बीमारी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। यानी अगर और आसान भाषा में कहें तो दिल में सड़न की बीमारी शुरू हो जाती है, यानी दिल के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। तब यह ईसीजी में डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ईसीजी में भी डिटेक्ट न हो तो और भी बेहतर जांच ईटीटी की जा सकती है, एकोकार्डियोग्राम किया जा सकता है। इन जांचों के लिए हमें तैयार रहना होगा और छाती का एक एक्सरे भी करवाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि दिल बड़ा हो गया हो। इसे कार्डियोमेगाली कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्रेशर के कारण दिल बड़ा हो गया है और वह हार्ट फेल्योर डेवलप कर रहा है, और किडनी की भी जांच करनी होगी। हो सकता है कि अचानक प्रेशर के मरीज को पेशाब न हो रहा हो, पैर और शरीर सूज गया हो, पेशाब नहीं हो रहा हो, तब किडनी के लिए एक अल्ट्रासोनोग्राम, पेशाब की एक रूटीन जांच और खून में क्रिएटिनिन देखना होगा। बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि ये जांचें करने पर हम देख सकते हैं कि उसकी किडनी पहले ही प्रभावित हो चुकी है।
इन जांचों के बाद डॉक्टर ये तय करेंगे कि आपका प्रेशर केवल प्रेशर तक ही सीमित है या प्रेशर के साथ साथ टारगेट ऑन ऑर्गन्स भी प्रभावित हो गए हैं। इन्हें हम टारगेट ऑन ऑर्गन्स कहते हैं। उनमें से एक है दिमाग। दिमाग में तो स्ट्रोक हो सकता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रोक के लिए मरीज को तैयार रहना पड़ता है। एक बात याद रखनी चाहिए, किसी भी मरीज के सामान्य प्रेशर में भी प्रेशर की जटिलताओं के कारण मौत हो सकती है। अचानक कहेगा कि आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर के कारण समस्या विकसित हो गई है। तो अब प्रेशर के लिए रिस्क फैक्टर क्या हैं? इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपको जानने चाहिए। डाइट पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, जैसे कि बतख, कबूतर, बकरा, गाय और चिकनाई वाली मछली। लेकिन हाँ, हिल्सा मछली समुद्री मछली है। इसमें जो फैट होता है वह आपके दिल के मरीजों और प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, क्योंकि फैट दो तरह का होता है, एक खराब फैट और एक अच्छा फैट। अच्छे फैट को हम HDL कहते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना आपको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, हर प्रेशर के मरीज को एक और जांच जरूर करानी चाहिए, और वह है लिपिड प्रोफाइल। चूंकि अब खून में फैट की बात आ गई है, लिपिड प्रोफाइल कराने पर हम 3 तरह के फैट की पहचान करते हैं। LDL जो कि हानिकारक फैट है, लेरी, HDL जो अच्छा फैट है, यह और भी फायदेमंद है, और ट्राइग्लिसराइड यह भी हानिकारक फैट है। इसी वजह से हम जांच के दौरान लिपिड प्रोफाइल भी साथ में कराते हैं। अब जांच के बाद जो सवाल आता है वह यह है कि फिर उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। जीवन शैली, हाँ, प्रेशर के मरीजों की जीवन शैली के बारे में बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। उसे जितना संभव हो सके हर हाल में तनाव मुक्त रहना चाहिए। उसे जितना संभव हो सके किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। अब अगर कोई आपको कोई परेशान करने वाली बात भी कह दे और आपका मूड बहुत खराब हो जाए, तो उस समय अंग्रेजी का वह प्रसिद्ध वाक्य याद रखिए, किल योर एंगर, ऑनर एंगर विल किल यू। यानी इसका अर्थ है को तुम अपने गुस्से को मार दो, नहीं तो गुस्सा तुम्हें मार देगा। तुम अपने गुस्से को मार दो, नहीं तो गुस्सा तुम्हें मार देगा। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि एक ही उत्तेजना में किसी को स्ट्रोक हो गया। उत्तेजना से बचना होगा हर हाल में। बहुत साधारण और शांत जीवन जीना होगा, कम से कम हमारे बीमारी के हित में। पारिवारिक, घरेलू, राजनीतिक, चाहे जितनी भी समस्याएं हों, आपको बहुत अधिक सहनशीलता और धैर्य के साथ जीवन बिताना होगा। अब अगर आप इस जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं तो आपका प्रेशर सामान्य रूप से नियंत्रित रखना बहुत ही आसान बात है। साथ में डॉक्टर की सलाह भी लेंगे, यह भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो भी साधारण इलाज किया जा सकता है। आप खुद भी कुछ हद तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। आप जानते हैं पहले चरण में हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वे हैं थायजाइड ग्रुप की डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, यानी वे दवाएं जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देंगी। पेशाब की मात्रा बढ़ा देने से खून का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर अपने आप। यह आप खुद भी अपनी डॉक्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन दवाओं का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से होगा? बार बार पेशाब होगा। बार बार पेशाब होने से आपका प्रेशर सामान्य रूप से कम रहेगा। अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, थायजाइड ग्रुप की डायूरेटिक्स या फ्यूरोसेमाइड के साथ बीटा ब्लॉकर भी लिया जा सकता है। बहुत ही किफ़ायती दवा, बहुत आसानी से उपलब्ध दवा, प्रोपानोलोल बाज़ार में मिलता है, एटेनोलोल भी मिलता है, इन्हें भी लिया जा सकता है। यहाँ तक कि ये दवाएं हमारे देश
के ग्रामीण डॉक्टर जो गांव के चिकित्सक हैं उनकी सलाह पर भी आप ले सकते हैं। जब आपके पास कोई एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, ये बात हमारे डॉक्टरों को भी बता देना चाहिए। और अगर आपने प्रेशर की दवा शुरू कर दी तो क्या इसका मतलब है कि आपको इसे जीवन भर लेना पड़ेगा? क्योंकि कभी-कभी दवा लेना और कभी-कभी न लेना, यह स्ट्रोक विकसित होने के लिए एक पर्याप्त कारण है। अगर मन हुआ तो 1 दिन दवा खा ली, फिर 15 दिन बाद फिर से दवा ली, इसी बीच तो आपका स्ट्रोक ब्लॉक हो सकता है। नरवानी निकड़ी नीनी ताहिनी पिसलिनी चिमणी तिगानी गिनी मिनीनी किकिनानी तितिमती। जब प्रेशर कम हो जाएगा तब दवा की मात्रा कम कर दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें। हाँ, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो 1-2 दिन के लिए प्रेशर की दवा बंद रखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। शायद 2 दिन के लिए अगर देखा जाए कि ऊपर का हिस्सा नीचे 50 तक आ गया है, तब 1 दिन दवा बंद की जा सकती है। इसके बाद जब प्रेशर फिर से बढ़ने लगे तब आपकी दवा फिर से शुरू करनी होगी, दवा की मात्रा बढ़ानी होगी। इसीलिए कभी भी यह ना कहें कि प्रेशर की दवा कभी-कभी लेंगे या छोड़ देंगे। पूरी ज़िंदगी दवा लेनी होगी, वरना वही बात फिर से कह रहा हूँ, टारगेट ऑर्गन प्रभावित होंगे। फिर ऊपर से शुरू करें तो दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, रेटिनोपैथी विकसित हो सकती है, दिल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, वहीं किडनी में किडनी फेल्योर हो सकता है। आपको देखकर सतर्क और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा ताकि मरीज का ब्लड प्रेशर फिलहाल नियंत्रण में रहे, लेकिन किसी भी टारगेट ऑर्गन को नुकसान न पहुंचा सके। अब एक बात कहे बिना रह नहीं सकता। जो लोग आप में से पढ़े लिखे समाज से हैं या जो कुछ हद तक पढ़ना लिखना जानते हैं, वे कह सकते हैं कि बार बार डॉक्टर के पास जाना तो एक बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि रात में अगर ज़रूरत पड़े तो पास में कोई ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं मिलता। ऐसे मामलों में अब यह सोच बदलनी होगी, क्योंकि आप में से जो पढ़े लिखे हैं वे घर पर ही एक ब्लड प्रेशर मापने की मशीन रख सकते हैं। आजकल वह स्टेथोस्कोप और जिसे ब्लड प्रेशर मापने की मशीन कहते हैं, उससे प्रेशर मापना चलता है। हाँ, शुरुआत में तो वही मरकरी वाला ब्लड प्रेशर मीटर था, फिर एनारॉयड टाइप ब्लड प्रेशर मीटर आया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है जिसे हाथ में लगाकर स्विच दबाते ही आप तुरंत प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। मैं आपको यह दिखा दूंगा कि सगपुरे प्रेशर मापने का तरीका क्या है, लेकिन हाँ, एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। बाजार में मिलने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीनें सटीक रीडिंग नहीं देती, कई बार ये गलत रीडिंग देती हैं। इसलिए जो ब्लड प्रेशर मशीन जापान की ALRK2 कंपनी बनाती है, वह मशीन काफ़ी हद तक सटीक है। बस घड़ी की तरह आप इसे हाथ में पहनेंगे, हाथ में पहनकर स्विच दबा देंगे, स्विच दबाते ही आपका प्रेशर दिख जाएगा। फिर आप उसे बंद कर सकते हैं। यह सिर्फ 2 बैटरी से चलती है और लगभग 5-6 महीने तक चल जाती है। हम व्यक्तिगत रूप से भी इस मशीन को पसंद करते हैं। बाकी मशीनों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसमें भी एक बात है। आप कह सकते हैं कि आपने जिस मशीन की बात की उसमें मेरा प्रेशर 140 है, लेकिन इसमें 145 दिखा रहा है। हाँ, 5 पॉइंट ऊपर नीचे का अंतर स्वीकार्य है, हम भी वो यही कहते हैं, लेकिन आपको एक रेंज तो मिल ही गई। जैसे आपका प्रेशर अभी 150 है तो ये 155 भी हो सकता है या 145 भी हो सकता है, लेकिन इतना तो आप जान ही गए कि आपका प्रेशर इसी रेंज में है। कम से कम ये तो पता चल गया कि आपका प्रेशर 200 नहीं है या 100 नहीं है। इतना जानना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रात के 12 बजे आप कहाँ डॉक्टर ढूंढेंगे? कहाँ मिलेगा ये मशीन? इसलिए जिनके पास सामर्थ्य है वे यह ब्लड प्रेशर मशीन न खरीद लें, तो खरीद कर घर में ही रखें या न खुद ही अपना चेकअप करें, या इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यह मशीन, मैं फिर से कह रहा हूँ, जापान की ALRK2 कंपनी की है, बहुत ही पोर्टेबल है।
मैं आपको आज एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण मशीन दिखा रहा हूं जिसका नाम है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। यह मशीन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करनी होती है या जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। इस मशीन की मदद से आप घर बैठे ही आसानी से अपना ब्लड प्रेशर माप सकते हैं, जिससे आपको बार बार अस्पताल या क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस मशीन को खरीदना या देखना चाहते हैं तो आपको तुबखाना रोड पर स्थित बीएमआई भवन जाना होगा। बीएमआई भवन एक जाना माना स्थान है जहां पर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और उपकरण उपलब्ध हैं। जब आप बीएमआई भवन पहुंचे तो वहां की दूसरी या तीसरी मंजिल पर जाए। इन मंजिलों पर आपको स्वास्थ्य उपकरणों की दुकानें या काउंटर मिलेंगे जहां पर यह ब्लड प्रेशर मॉनिटर उपलब्ध है। अगर आपको रास्ता समझने में कोई दिक्कत हो तो वहां के कर्मचारियों या सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करें, वे आपको सही दिशा दिखाएंगे और पूरी सहायता करेंगे। वहां पहुंचने के बाद आप मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहां के विशेषज्ञ आपको केवल 5 मिनट में ही इस मशीन का उपयोग करना सिखा देंगे। वे आपको बताएंगे कि मशीन को कैसे पहनना है, कैसे चालू करना है और रीडिंग को कैसे समझना है। इससे आप खुद से बिना किसी की मदद के अपना ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। अब मैं आपको इस मशीन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। यह मशीन ALRK2 कंपनी द्वारा बनाई गई है, जो कि स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है। यह मशीन देखने में बिल्कुल घड़ी जैसी लगती है और इसे हाथ में पहनना होता है। जब आप मशीन को पहने तो ध्यान रखें कि इसे न तो बहुत कसकर बांधें और न ही बहुत ढीला छोड़ें। बस इतना बांधें कि यह आराम से आपके हाथ पर फिट हो जाए। अगर आप इसे बहुत कसेंगे तो आपको असुविधा हो सकती है और अगर बहुत ढीला रहेगा तो सही रीडिंग नहीं आएगी। मशीन पहनने के बाद आपको इसका स्विच दबाना है। स्विच दबाते ही मशीन चालू हो जाएगी और आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान अपने हाथ को किसी टेबल या कुर्सी पर टिका कर रखें ताकि हाथ स्थिर रहे और रीडिंग सही आए। कोशिश करें कि आप शांत और आरामदायक स्थिति में रहें और मापने से पहले 5 मिनट तक आराम करें ताकि रीडिंग सटीक आए। जब मशीन रीडिंग दिखाए तो आपको 3 संख्याएं दिखाई देंगी, जैसे कि 140, 105 स्थिति। पहली संख्या सिस्टोलिक प्रेशर होती है जो आपके दिल के धड़कने के समय का दबाव दर्शाती है। दूसरी संख्या डायस्टोलिक प्रेशर होती है जो दिल के आराम की स्थिति का दबाव बताती है। तीसरी संख्या आपकी पल्स रेट होती है, यानी 1 मिनट में दिल की धड़कनों की संख्या। अगर आपकी रीडिंग सामान्य से अधिक आती है तो घबराएं नहीं। यह जरूरी है कि आप शांत रहें और दोबारा माप लें। अगर फिर भी प्रेशर ज्यादा आता है तो डॉक्टर से सलाह लें। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप समय रहते किसी भी समस्या का पता लगा सकते हैं और उचित इलाज करवा सकते हैं। मशीन का उपयोग करते समय हमेशा निर्देशों का पालन करें और अगर कोई संदेह हो तो विशेषज्ञ से संपर्क करें। इस तरह आप इस मशीन की मदद से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।